जो है वो कॉमन है। अब ये पास्ट पेपर के अंदर ना 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। नंबर 1, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ थॉट फॉक्स एंड दैट मॉर्निंग, और उसके अंदर आपने स्पीकर की पोजीशन बतानी है। नंबर 2 क्वेश्चन आया हुआ है क्रिएटिविटी इन थॉट फॉक्स एंड दैट मॉर्निंग। टेड ह्यूज के 3 तरह के सवाल, बल्कि 2 तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। नंबर 1 उसका एनिमल इमेजरी पे क्वेश्चन आता है, और नंबर 2 जो है उसका क्वेश्चन आता है एनी 2 पॉइंट्स का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है। या तो दैट मॉर्निंग और थॉट फॉक्स का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है, या फुल मून, लिटिल फ्रीडा और चौसर का आ जाता है। अभी मैं फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा पे नहीं जाऊंगी, ना ही चौसर पे जाऊंगी, क्योंकि मेन अभी हमारा फोकस दैट मॉर्निंग और यहाँ पे स्पीकर की पोजीशन और यहाँ पे आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी क्या है उसके ऊपर है, क्योंकि ये हमारे पास पेपर 2019 एनुअल और 2019 सप्ली के पेपर में ये आया हुआ है। चलिए जनाब दैट मॉर्निंग की तरफ चलते हैं। थॉट फॉक्स को बेटा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि थॉट फॉक्स को जो उसने जो स्पीकर है उसने एक रेवरी के तौर पे बयान किया। उसने पर्सोना आई यूज किया, ठीक है। उसने जो है बताया कि एक स्पीकर है, वो बैठा हुआ है, वो बिल्कुल एक सॉलेस एनवायरनमेंट में है, और फिर वो पेज स्टार्ट होता है एंड फाइनली पेज जो है बिल्कुल ब्लैंक होता है, और फिर एक उसको पोएटिक इंस्पिरेशन आती है एंड फाइनली पेज इज प्रिंटेड। वहां पे जो स्पीकर की पोजीशन थी वो बीइंग एन आर्टिस्ट थी, वो पर्सोना था जो अपने साथ क्या होता है उसके साथ ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ अ पोइट्री वो बताता है एंड फाइनली वो कहता है द पेज इज प्रिंटेड। उसमें वो डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है। सबसे पहले वो इनिशियल स्टेज पे होता है जबकि हर चीज कूल एंड काम होती है, बिल्कुल सॉलेस होता है, अंधेरा होता है, सिर्फ वहां पे क्लॉक की टिक टिक होती है। उसके बाद जो है एक वो कहता है कि भाई कोई फॉक्स होती है, उसकी 2 आंखें नजर आती हैं, कान नजर आता है और ये वो, एंड फाइनली दैट इज द वो कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन का नजूल हो रहा था उस वक्त, ठीक है। एंड वो जो आइडिया था वो उसके जहन में आ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो जो विजन है वो क्लियर हो रहा था एक्चुअली उसका, ठीक है। जो पर्सोना था उसका विजन क्लियर हो रहा था। एंड जब वो जो फॉक्स है उसने अपने जो प्रिंट्स हैं वो नीट कर लिए, वो मतलब वो मतलब नजर आ गए स्नो के ऊपर। तो फाइनली क्या हुआ कि वो जो विजन था वो उसका कंप्लीट हुआ एंड फाइनली द पोएम इज प्रिंटेड, ठीक हो गया। तो उसमें उसमें वो दिखाता है कि किस तरीके से एक जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो किस तरीके से वो मतलब एक स्पीकर होता है वो अपने साथ ही वो क्या होता है उसके साथ वो बता रहा होता है कि मैं ही उस मिडनाइट में बैठा था और मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ। दैट मॉर्निंग के अंदर भी अब आपको एक स्पीकर नजर आएगा। अब उसके अंदर एक क्रिएटिव प्रोसेस था ऑफ द पोएम। दैट मॉर्निंग इज द पोएम ऑफ इंस्पिरेशन टू। दोनों पोएम्स के अंदर आप देखेंगे कि इंस्पिरेशन वहां पे भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन हुई थी। वहां पे इंटेलेक्चुअल जो है जिसे कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल जैसे मतलब इंस्पिरेशन थी, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन होगी। अगर हम टेड ह्यूज की पोइट्री को डिवाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टेड ह्यूज की पोइट्री सिर्फ एनिमल पोइट्री नहीं है। एक्चुअली ही इज रिलेटिंग द एनिमल इंस्टिंक्ट विद द ह्यूमन बींग्स। वो कहता है कि जो चीज जानवर के अंदर है ना वो इंसानों के अंदर भी पाई जाती है। अगर एनर्जी वो जानवरों में देखता था तो वो कहता था इंसान भी ऐसे है। अगर वो क्रुएलिटी जानवर में देखता था वो कहता था इंसान भी ऐसे, ठीक है। इसी तरह एक इंसान का जानवर के साथ ताल्लुक, एक जानवर का जानवर के साथ ताल्लुक, इंसान का नेचर के साथ ताल्लुक, और नेचर किस तरीके से जो है वो इंसान के ऊपर हावी होती है, या नेचर जो है वो कितनी क्रूअल है और कितनी हार्मोनाइजिंग है, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे इसके अंदर। दैट मॉर्निंग एक्चुअली टेड ह्यूज को कहा जाता था कि ये पोएट ऑफ नेचर है, ठीक है। दैट मॉर्निंग इज द पोएम जिसके अंदर वाकई पता चलता है कि टेड ह्यूज जो है वो पोएट ऑफ नेचर है।
वो नॉट ओनली नेचर इटसेल्फ की बात करता है, जिसको हम कुदरत कामला कहते हैं, और उस नेचर को का जो एन होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड्स में आता है, ठीक है, कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे नेचर के स्पेलिंग, जिसको हम कुदरत कामला कहते हैं, कुदरत कहते हैं, ठीक है, नेचर, ठीक है, कुदरत इस तरह की है। नंबर 2, वो ह्यूमन नेचर की भी बात करेगा भी, ठीक है, और ये नेचर स्मॉल लेटर्स में आता है, नेचर का एन जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं आता बल्कि स्मॉल में आता है। उसके बाद वो एनिमल नेचर, ह्यूमन नेचर या एनिमल इंस्टिंक्ट एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा। बहुत खूबसूरती से दैट मॉर्निंग में उसने नेचर को बयान किया है। फिर नेचर जो है वो कितनी क्रूअल है टूवर्ड्स द क्रिएशन, मतलब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई। अब कायनात का एक मकसद है, दैट मॉर्निंग में क्या होता है, जो पोएट होता है वो अपने एक फ्रेंड के साथ, जो ह्यूज खुद होता है, वो अपने फ्रेंड के साथ ना कहीं जो है वो पिकनिक पे जाता है। वहां जाके जो है वो एक जो है मतलब अर्ली मॉर्निंग होती है, जिसे हम कहते हैं फजर का वक्त होता है, या फिर अंधेरा अंधेरा हल्का सा होता है और रोशनी स्टार्ट हो रही होती है। तो एक्चुअली दैट इज, वो जो रोशनी स्टार्ट हो रही होती है, एक्चुअली वो सिर्फ दिन की रोशनी उसकी स्टार्ट नहीं हो रही होती, एक्चुअली दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि किस तरीके से ना सिर्फ बाहर की तरफ सूरज नजर आता है बल्कि उसके अंदर भी सूरज स्टार्ट होगा। अच्छा, एक और चीज देखिएगा दैट मॉर्निंग एंड थॉट फॉक्स के अंदर, उसके अंदर भी उसने आउटर वर्सेस इनर एनवायरनमेंट जो है उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया था, आउटर एनवायरनमेंट वर्सेस इनर फीलिंग्स को। यहाँ पे भी वो यही करेगा, अगर आउटर में लाइट हो रही है तो इनर में उसकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आउटर में वो क्रुएलिटी ऑफ एनिमल देख रहा तो वो कह रहा है यार मैं भी ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो सेम एज द थिंग कि आउटर वर्सेस इनर वर्ल्ड यहाँ पे भी आपको क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि वो किस तरीके से क्रिएट करता है। दैट इज अ वेरी डीप पोएम, क्योंकि ये एक्चुअली थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन पे बनी है, जो कि टेड ह्यूज की ही थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन है, कि किस तरीके से इंसान को किसी भी चीज से इंस्पिरेशन होती है और वो फिर एक फाइनल जिसे कहना चाहिए जिंदगी के मकसद पे पहुंचता है, कि जिंदगी अल्लाह ताला ने क्यों दी है और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हमने क्या लेना है और हम क्या लेके जाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं हम अभी यहाँ टेड ह्यूज की दैट मॉर्निंग के अंदर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कुछ बेटा पॉइंट्स हैं ऊपर, ये अब आपको मैं बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। ये मैंने वैसे ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि मेरी बुक का एक थोड़ा सा इसमें है, तो ये आप वैसे ही नोट कर लीजिएगा। ये टेड ह्यूज के बारे में ही मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था कि टेड ह्यूज जो है वो बिलीव करता है कि पोइट्री जो है वो एक, उस पोइट्री इज अ मैजिकल एंड पावरफुल वे ऑफ टीचिंग आवर फीलिंग्स, ठीक है, कि हम अपनी ही फीलिंग्स को टीच करते हैं। तो ये एक मैजिकल वे है ऑफ टीचिंग आवर फीलिंग्स, कि हम अपनी फीलिंग्स को टीच करते हैं। और फिर यहाँ पे वो कहता है, he believes that energy have been repressed by an emphasis on scientific approach to life and teaching। और वो ये समझता है कि इंसान की जो एनर्जी है या एनर्जीज जो हैं उनको रिप्रेस्ड कर दिया गया है by an emphasis on scientific approach to life। ये जो साइंटिफिक अप्रोच हो गई है, लॉजिकल अप्रोच हो गई है, इंटेलेक्चुअल अप्रोच हो गई है टूवर्ड्स द लाइफ, उसकी वजह से हमारी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो रिप्रेस्ड हो गई हैं एंड टीचिंग। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी इसमें कि ये एक बहुत डीप स्टेटमेंट है जो कि वो बिलीव करता था कि ये साइंटिफिक अप्रोच की वजह से जो है हमारी फीलिंग्स रिप्रेस्ड हो गई हैं। अब देखें, एक औरत, एक जो जिनके बेटे और बेटियां दोनों हैं, जरा आप घर में ऑब्जर्व कीजिएगा, आपका जो बेटा है वो खेलेगा बॉल्स के साथ, बैट्स के साथ, ठीक है, और फिर वो अपनी एक दुकान बनाएगा, वो चीजें बेचना शुरू कर देगा। ये मर्द की, मेल की एक नेचर है जो अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया, ठीक है। औरत की नेचर क्या है, आप कभी अपनी बेटी को देखें या घर में किसी छोटी बच्ची को देखें, वो खेलती कैसे है। वो डॉल लेगी, उसको कपड़े पहनाएगी,
उसको वो फीडर से दूध पिलाना शुरू कर देगी, उसको वो नहलाएगी। ऐसे ही करती हैं बेटियां, ठीक है। इट मीन्स कि उसकी नेचर ऐसी है। अब ये जो जो साइंटिफिक दौर आया ना, उसने माँ को उसका मकसद ही भुला दिया। उसने माँ को कहा जाओ तुम जाओ कमाने, और बाकी जो है बच्चों को छोड़ दो इधर उधर में। तो एक्चुअली हुआ क्या कि औरत ने अपनी फितरत के खिलाफ जीना शुरू कर दिया। जब हम अपनी फितरत के खिलाफ जीना शुरू कर देते हैं ना, एक्चुअली वहां से हमारे दिमाग में ना एक अजीब कश्मकश सी शुरू हो जाती है। आपकी बच्ची क्या करेगी? वो चाय बनाएगी, ठीक है, चाय वाले बर्तनों से खेलना शुरू कर देगी, डॉक्टर्स वाले इंस्ट्रूमेंट से। यानी कि औरत के अंदर केयर और ये सारी चीजें हैं कि उसने ये, अल्लाह ने उसको ऐसे बनाया। अच्छा, अगर आप नेचर पे जिएंगे आप खुश रहेंगे, और अगर आप नेचर के खिलाफ जिएंगे तो आप वहीं पे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। जब खवातीन जॉब करती है ना, जिनके स्पेशली बच्चे छोटे होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये होती है, वो नेचर पे नहीं जी रही होती है। उनकी नेचर अंदर से क्रेव कर रही होती है द हग ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि औरत है, माँ है। लेकिन क्या है, उसकी जो जॉब है उसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिल रहा कि वो अपने बच्चे को हग भी कर सके, ठीक है, उसके पास बैठ सके, उसके सर पे हाथ फेर सके, उसके साथ खेल सके। हालांकि ये तो औरत की नेचर है, बचपन से हम ऐसे ही हैं। तो फिर जब वो ये सारा कुछ नेचर पे नहीं होते तो हमें सुकून नहीं मिलता। एक्चुअली वो इतने सारे फिर पैसे कमा के जो 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000, जो कि हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अपने मियाँ को सपोर्ट कर रहे हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी खाते में नहीं जाते, उल्टा वो हमारी फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनते हैं। तो दैट इज द नेचर। और दूसरी तरफ क्या, एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक लॉजिकल अप्रोच है कि पैसे के बगैर जी इज्जत नहीं है। पैसे के बगैर जो है जो है हमारी जैसे कहना चाहिए, ना तो इज्जत है, दौलत है तो सब कुछ है, वेल्थ इज एवरीथिंग, दिस एंड दैट, टाइम इज मनी एंड सो ऑन। ये सारी लॉजिकल रीजनिंग है जी। आज के दौर में अगर हम कमाएंगे नहीं, पैसा नहीं होगा, तो लोग झुक के सलाम नहीं करेंगे, राइट। हमने दिल के सुकून को एक साइड पे रख दिया और हम इन चीजों के पीछे एक्चुअली भागने लग गए। दैट मॉर्निंग के अंदर जो है वो यही चीज आपको दिखाएगा कि किस तरीके से एक सिटी का जो शोर होता है, एक मटेरियलिस्टिक सिटी या टाउन का जो शोर होता है, वो एक शहर की जिंदगी जो कि नेचुरल लाइफ है उसको किस तरह से डिस्टॉर्ट करेगी, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारी लॉजिक्स एंड रीजनिंग है, आप यकीन जानिए, यकीन जानिए, बहुत सारे लोगों के पास बड़ा पैसा है लेकिन उनके पास इज्जत नहीं है। इज्जत एक अलग चीज है। अगर किसी को लगता है कि पैसे की वजह से लोग हमें झुक के सलाम करेंगे, तो दैट इज जस्ट मतलब वो आपको वैसे ही लगता है, ये दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए ये कुछ भी नहीं, ठीक है। इज्जत जो होती है ना वो हमेशा अल्लाह देता है। नहीं तो फिरौन था, उसके पास भी पैसा था, और पैसे के साथ उसने किस तरीके से अपनी अथॉरिटी को यूज किया, क्या उसकी इज्जत थी? क्या वो आज भी इज्जतदार समझा जाता है? कहीं पे भी उसको अच्छे नाम से नहीं पुकारा जाता। तो पैसा होने से इज्जत नहीं आती होती बेटा, ठीक है। हाँ, पैसा आने से अगर आपका सुकून चला जाए फिर आप गलत है। अगर आपका पैसा आपको सुकून दे रहा है फिर ठीक है। अगर आप खुश हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई सही हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा, आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहे, ठीक है, आपको अंदर का सुकून भी मिल रहा है, हर चीज अपनी जगह पे जा रही है, देन इट्स ओके। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या होते हैं कि हम थोड़े में गुजारा नहीं कर रहे होते, कर पा रहे होते, और एक्चुअली हमें अपने हस्बैंड की पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा पे भी चाहिए होता है। हमें वो जो लाइफ होती है, हम उसको उसको उस प्रेजेंट को जीने की बजाय हम एक ऐसी दुनिया में कूद जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होती है, जिसमें चंद एक पैसे, चंद हजारों की खातिर हम जिंदगी का सुकून बर्बाद करते हैं। दैट इज द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, दैट इज द लॉजिकल वर्ल्ड। और अब एक औरत की फीलिंग वहीं पे रिप्रेस्ड होती है जब वो अपने बच्चों से दूर होती है। एक्चुअली वहीं पे एक उसको कहीं ना कहीं ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, और इंसान के साथ भी यही चीज है। यहाँ पे जो पर्सोना है, जो स्पीकर है, एक्चुअली वो एक मटेरियलिस्टिक दुनिया का मालिक है। कहीं वो किसी टाउन में जाता है, जो झील है उसके किनारे, किसी लेक के किनारे वो बैठा है, फिशिंग एक्सपीडिशन पे वो गया है। नाउ वो जो उसके अंदर की नेचर थी ना, एक्चुअली वो बाहर आके उभरेगी।
नाउ दैट इज द थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से इंसान को एक रिविलेशन होती है, उसको पता चलता है कि व्हाट आई एम, और दैट इज द थिंग जो कि कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस टू इनर सेल्फ जो है वो चलता है। कॉन्शियस वो होता है जो आपको नजर आता है, कॉन्शियसली वो उस पूरी लेक को, लेक व्यू को, फिशिंग एक्सपीडिशन को व्यू करेगा। कॉन्शियस हर वो चीजें जो हमें नजर आती है। सब कॉन्शियस क्या है? सब कॉन्शियस वो है जो हमारे फेथ हैं, आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, अंदर की दुनिया है। और व्हाट इज द इनर कॉन्शियस? इनर कॉन्शियस ये है कि आपके फेथ, आपके बिलीव्स, आपने क्या देखा, आपने उसको कैसे परसीव किया, दैट लीड्स टू योर इनर कॉन्शियस, एंड इनर कॉन्शियस लीड्स टू द सेल्फ अवेयरनेस। जब एक इंसान को ये पता चलता है, सेल्फ अवेयर हो जाता है वो, उसको ये पता चलता है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो एक्चुअली वहां पे वो अपनी करेक्शन करता है। प्रोग्रेस उस वक्त शुरू होती है जब इंसान को अपनी गलती का पता चलता है। हिदायत उस दिन मिलती है जब इंसान को अपनी गलती का पता चलता है। दूसरे की गलती का नहीं पता चलता कि लोग मुझे पढ़ने नहीं देते, ठीक है फलाने ने मेरे साथ यूं कर दिया। उसको खुद को पता चलता है कि मैंने जिंदगी को कैसे जीना है। दैट इज हिज इनर कॉन्शियस, दैट इज हिज इनर कॉन्शियस लेवल। ये सारी चीजें आपको अभी दैट मॉर्निंग के अंदर दिखाई जाएंगी। बेटा ये बहुत ही डीप पोएम है, इसको मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूं, मैं कहती हूँ काम, ये इस हद तक टेड ह्यूज ने डीप पोएम लिखी हुई है। तो सारी थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन है, सारी आपकी इमेजिनेशन है, आपकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड वर्सेस योर कॉन्शियस वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्शियस वर्ल्ड वो है जो आप देख रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड वर्सेस इमेजिनरी वर्ल्ड, उस उन दोनों का एक तजाद है जो इस पूरी पोएम के अंदर आपको दिखाया जाएगा। तो ये बहुत ही डीप पोएम है। अभी तो दैट मॉर्निंग थॉट फॉक्स कुछ भी नहीं थी। सबसे ज्यादा अगर कोई डीप पोएम मुझे नजर आई है टेड ह्यूज की आपके सिलेबस में, वो दैट मॉर्निंग है, और मुझे ये पोएम पढ़ा के बड़ा मजा आता है। यहाँ पे देखें कि इन हिज अर्ली लाइफ ह्यूज वांटेड स्मॉल गेम एंड वेंट फिशिंग विद हिज ब्रदर। Through traveling to moors and rivers in countryside, he became an avid observer of the natural world. He gives voice to the intense struggle between hunter and the hunted, the human and the divine in his poem. Animal appears frequently throughout his work as deity, metaphor, persona, and icon. In that morning, Hughes begins with an awesome spectacle of a rich treasure of salmon in a river surrounded by mountains and in early morning darkness of South Yorkshire. दैट मॉर्निंग के अंदर ह्यूज जो है वो स्टार्ट करता है विद एन ऑसम स्पेक्टिकल ऑफ अ रिच ट्रेजर ऑफ सैल्मन। सैल्मन वो मछलियों को कहता है कि उसको वहां पे कुछ मछलियां जो जिनकी गोल्डन और सिल्वर किस्म की जो शाइन होती है ना, अक्सर दरियाओं में वो नजर आ रही होती हैं, तो उसको एक रिवर में वो बहुत सारी नजर आती हैं जो कि सराउंडेड होता है बाय माउंटेन्स। और जो रिवर है उसके इर्द गिर्द माउंटेन्स हैं। एंड इन द अर्ली मॉर्निंग डार्कनेस ऑफ साउथ यॉर्कशायर, और ये अर्ली मॉर्निंग डार्कनेस है साउथ यॉर्कशायर की, यानी कि जैसे हमारा फजर का वक्त है, उनका अर्ली मॉर्निंग है, उसकी डार्कनेस है। अभी सूरज तलू होने वाला है, सनराइज होने वाला है। द फिशिंग एक्सपीडिशन टर्न्स इनटू अ विजनरी एक्सपीरियंस फॉर द पोएट। अब ये जो फिशिंग एक्सपीडिशन है वो एक विजनरी एक्सपीरियंस फॉर द पोएट जो है वो टर्न हो जाता है। द साइट ऑफ फिश फिल्स द पोएट विद डिवाइन लाइट ऑफ ब्लेसिंग, और जो साइट ऑफ फिश है वो डिवाइन लाइट ऑफ ब्लेसिंग में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इन सारी विजनरी एक्सपीरियंस, डिवाइन लाइट ऑफ ब्लेसिंग, इन सबको बेटा और से अपने पॉइंट्स लिखते जाएंगे। He came to the place for killing fish, but the divine light leaves him a visionary. वो आया तो यहाँ पे फिश को हंट करने था, लेकिन डिवाइन लाइट जो है उसको एक विजनरी वर्ल्ड के अंदर ले जाती है। Who is all love and tenderness for animal, the salmon with its silver scales emitting the glorious divine light. और फिर वो जो है एक उसको अंदाजा होता है, जब वो अपनी विजनरी वर्ल्ड में देखता है, विजनरी वर्ल्ड में जाता है, तो उसको ये पता चलता है कि ये जो सैल्मन है अपने सिल्वरी स्केल्स के साथ, ये तो ग्लोरियस डिवाइन लाइट जो है उसको शो कर रही है, यानी कि कुदरत कामिला को शो कर रही है। दैट इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड
जो कि इतनी खूबसूरत है, दैट इज एमिटिंग द लाइट, दैट इज द एमिटिंग द स्पिरिचुअलिटी, और यहाँ जाके उसको वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो उसको फाइंड आउट करता है. On the other side, the poem gives a glimpse of animal behavior and its instinctive violence. दूसरी तरफ जो है पोएम जो है उसके अंदर हम ग्लिम्स ऑफ एनिमल बिहेवियर देखेंगे. एक तरफ हम सैल्मन का बिहेवियर देखेंगे और दूसरी तरफ एट द एंड ऑफ द पोएम हम बेयर का भी जो है एक बिहेवियर देखेंगे. टू bears appear all of a sudden and come close to the poet. To poet's utter amazement, that they dive and take salmon for food, tearing at it mercilessly. Now the two opposed feelings of tenderness and violence emerge side by side. That morning deals with the subject of the rational man and the animal man. Both man and animal hunt for food. That is what animal drives demand, but above animal drives, man is gifted with intellectual, spiritual and moral status. That morning जो है वो डील करती है with the subject of rational man and animal man. रेशनल मैन एक इंटेलेक्चुअल मैन है, अकल की दुनिया में रहने वाला इंसान है, और एनिमल मैन एक क्रूअल मैन है, जिसके पास जब अथॉरिटी आती है, जिसके पास जब हुक्मरानी आती है, जिसके पास जब पैसा आ जाता है, तो फिर वो आपे से बाहर हो जाता है, वो क्रूअल हो जाता है. फिर वो नीचे के लोगों को प्यार से नहीं देखता. किस तरह से देखते हैं हम? तो ये एनिमल मैन है कि इंसान इंसान को भी खा जाता है. बोथ मैन एंड एनिमल हंट फॉर फूड, दोनों ही हंट करते हैं फूड के लिए. दैट इज व्हाट एनिमल ड्राइव्स डिमांड, बट अबव एनिमल ड्राइव्स मैन इज गिफ्टेड विद इंटेलेक्चुअल. लेकिन एनिमल जो है वो डिमांड ड्राइव, एनिमल को उसकी डिमांड जो है वो ड्राइव करती है. यानी कि एनिमल जो है वो अपने नफ्स के पीछे भाग रहा होता है, उसको भूख लगती है, वो दूसरे एनिमल को पकड़ता है, वो खा जाता है. लेकिन अबव एनिमल ड्राइव्स, इंसान को अल्लाह ने क्या दिया? उसको इंटेलेक्चुअल दिया, उसको स्पिरिचुअलिटी दी, उसको मोरल स्टेटस दिया. अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? सिर्फ दिमाग की, इंटेलेक्ट की बेस पे कि अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया था, जिसकी बेस पे अल्लाह ने इंसान का जो एक लेवल है वो हाई किया, और उसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा, तमाम मखलूकात से बेहतर. ठीक है, लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट इंसान के अंदर है. देयर आर ओकेजन्स व्हेन मैन राइजेस अबव द लेवल ऑफ बेसिक ऑफ प्राइमरी ड्राइव्स. पर ऐसी भी ओकेजन्स हैं जिसमें इंसान जो है अबव द लेवल ऑफ बेसिक ऑफ प्राइमरी ड्राइव्स, यानी कि इंसान बहुत बेहतर भी हो जाता है अगर वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जान जाए. अगर बंदे को हिदायत मिल जाए तो इंसान की ज़िंदगी में इल्म के साथ सुकून आता है, और अगर हिदायत ना मिले तो वो इल्म इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देता है. बेटा, जो इल्म अमल में नहीं आता वो आपको अंदर ही अंदर से फ्रस्ट्रेट कर देगा, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आपको लगेगा ये डिग्री मुझे पैसा नहीं दे रही है ना. तो इंसान जो है उसका जो लेवल होता है वो फिर उसकी इंटेलेक्चुअल की बेस पे, इंटेलेक्चुअल अब यहाँ शऊर के मीनिंग में आ रहा है. शऊर एक डिफरेंट चीज होती है, डिग्री होना एक डिफरेंट चीज है, किताबें चाटना एक अलग चीज होती है, किताबों से शऊर हासिल करना, तदब्बुर और तफक्कर करना वो एक अलग चीज है. तो लिसन टू देयर इनर वॉइस. और इंसान जब अपने सब कॉन्शियस वर्ल्ड को जान जाता है तो वो अपनी इनर वॉइस को देखता है, उसको लिसन करता है, एंड देन ही राइजेस टू द क्रिएटिव स्टेटस ऑफ द क्राउन ऑफ क्रिएशन. और जब उसको अपनी इनर वॉइस पता चलती है, जब इंसान अपने मन की दुनिया को ढूंढ लेता है, तो फाइनली वो एक क्रिएटिव स्टेटस ऑफ क्राउन ऑफ क्रिएशन, वो क्राउन ऑफ क्रिएशन यानी कि जिस बेस पे हमारी तख्लीक हुई है उसके क्राउन को, उसकी पीक को, वो उस स्टेटस को वो हासिल कर लेता है. यहाँ पे एक कोट लिखी हुई है कि पोइट्री वंस ही रोट, यानी कि टेड ह्यूज ने कहा था, वन वे टू अनलॉक द डोर्स ऑफ दोज मैन दोज मेनी मेंशंस इनसाइड द हेड. ठीक है, पोइट्री एक ऐसी जो है एक ऐसा वे है कि इंसान के जो दिमाग के डोर्स हैं उसको भी ओपन कर देता है. तो
यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि पोइट्री एक ऐसा तरीका है कि जो मैनी मेंशन जो है इनसाइड ह्यूमन हेड जो है उसको ओपन कर देता है एंड एक्सप्रेस समथिंग डीप कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और वो डीप कॉम्प्लेक्सिटी समथिंग इन ऑडिबल म्यूजिक दैट मूव्स अस अलोंग इन आवर कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्सिटी डीप इनसाइड समथिंग इनऑडिबल म्यूजिक, जो कि डीप होता है हमारे अंदर, जो कि एक इनऑडिबल म्यूजिक होता है दैट मूव्स अस इन आवर कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हमें मूव करता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है यहाँ पे वी केम वेयर द सैल्मन वर सो मैनी। अब उसका एक्सपीडिशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो कहते हैं यहाँ पे वी केम वेयर द सैल्मन वर सो मैनी। वो कहता है कि हम उस जगह पे आए, रिवर के उस किनारे पे आए, साउथ यॉर्कशायर में आए, जहाँ पे बहुत सारे सैल्मन थे। सो स्टेडी, वो बहुत ज्यादा स्टेडी थे, अनडिस्टर्ब थे, सो स्पेस्ड, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड थे, यानी कि दूर दूर फैले हुए थे। सैल्मन्स बहुत सारी थी ना वहाँ पे, मछलियाँ बहुत सारी थी। सो फार एम्ड, यानी कि दूर, इतनी दूर दूर थी कि उनको एम करना भी मुश्किल हो रहा था, उनका निशाना लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऑन देयर इनर मैप इंग्लैंड कुड एड, यानी कि वो इतनी ज्यादा थी, मतलब कि अपने इनर मैप पे अच्छा खासा फैली हुई थी। यहाँ पे बेटा ये एंड हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस एंड हो रहा है। England could add only the sooty light of sock Yorkshire। एक तरफ जब वो फार एम थी, वो जो मछलियां थी इतनी स्पेस थी उनके इनर मैप में, मतलब दूर दूर तक फैली हुई थी। इनर मैप किसका? वो जो रिवर का इनर मैप था, वो जो एक वर्ल्ड उसने बताई कि वो जो एक शहर से दूर की जिंदगी थी, एक नेचुरल वर्ल्ड थी, वो उसके इनर मैप की बात कर रहा है कि जब वो सॉलिस था, वहां पे हर चीज सूदिंग इफेक्ट आ रहा था, वो जो सैल्मन थी वो इतनी खूबसूरत थी, दूर दूर फैली हुई थी। तो इंग्लैंड कुड एड ओनली द सूटी ट्विलाइट ऑफ यॉर्कशायर। तो इंग्लैंड उस वक्त जो है डार्क ट्विलाइट ऑफ यॉर्कशायर को जो है वो शो कर रहा था, और पूरी दुनिया जो है वो ये नज़ारा देखने के लिए इकट्ठी हुई हुई थी, हंग विद ड्रमिंग ग्रिप ऑफ लंकास्टर। और ये जो इंग्लैंड जो है उस वक्त डार्क ट्विलाइट ऑफ यॉर्कशायर जो है वो स्टार्ट हो रही थी, और इंग्लैंड क्या कर रहा था उस ट्विलाइट, जो डार्क ट्विलाइट ऑफ यॉर्कशायर में, वो सिर्फ इंग्लैंड से लोग जो है वो लैंकास्टर से सारी दुनिया जो है इकट्ठी होके यहाँ पे जो है वो मतलब एक हमिंग ड्रिफ्ट, एक अच्छा खासा जो है नॉइस था, जो कि रेस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ फिशिंग, ठीक है, वहां पे रेज हो रहा था। यानी कि लोग जो हैं, अभी सूरज का तुलू स्टार्ट हो ही रहा था, कि लोग जो हैं वो मतलब एक फुल ऑफ, जैसे कहना चाहिए हमिंग ड्रिफ्ट, यानी कि एक हजूम था लोगों का जो कि यहाँ पे इकट्ठा होने आ गया था। अच्छा, लैंकास्टर के बारे में बेटा मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली बॉर्डर्ड है यॉर्कशायर के साथ। ये देखें ना, साउथ यॉर्कशायर की बात हो रही है और लैंकास्टर की बात हो रही है। एक्चुअली वो साउथ यॉर्कशायर के रिवर के किनारे खड़ा है, और ये जो है मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है ना, लैंकास्टर इंग्लैंड। तो लैंकास्टर एक्चुअली इसके बॉर्डर पे है, और वो ये शो कर रहा है कि लैंकास्टर का जो शोर है वो साउथ यॉर्कशायर के इस रिवर के किनारे, जहाँ पे स्पीकर खुद खड़ा हुआ है, उसके सोलस को डिस्टर्ब कर रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की हमिंग ड्रिफ्ट्स हैं, वहाँ का की जो मटीरियलिज्म है, वो इस जो विलेज लाइफ है, इस नेचुरल लाइफ को एक्चुअली डिस्टर्ब कर रही है। उसके कहने का मतलब ये है, यानी कि मॉर्निंग होने लगती है तो इतने सारे लोग जो है वो, जैसे समंदर के किनारे कराची में रश लग जाता है ना सुबह होते ही, तो वो एक्चुअली यहाँ पे वही बात कर रहा है। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो बॉर्डर्ड है, जो यॉर्कशायर जो है, लैंकास्टर एक्चुअली बॉर्डर्ड है यॉर्कशायर के साथ। तो लैंकास्टर बेसिकली, लैंकास्टर लिख लें बेटा, बल्कि मैंने शुरू में जो फर्स्ट पेज आ रहा है ना इस फाइल का, उसके पहले पेज पे देखिएगा, मैंने लैंकास्टर के बारे में ऐड भी किया हुआ है, सुन लें और फिर बाद में वहां से पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। Lancaster is bordered at Yorkshire.
बॉर्डर यॉर्कशायर यानी कि यॉर्कशायर को बॉर्डर करता है, यानी कि उसके किनारे पे वाक़या है. इट इज़ अ मेजर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रीजन. द कंट्री एनकम्पास सेवरल हंड्रेड मिल टाउन एंड कॉलोनीज. ठीक है, अब वहाँ पे सेवरल हंड्रेड मिल टाउन हैं और कॉलोनीज है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसने इंसान की ज़िंदगी को मटेरियलिस्टिक बना दिया, फुल ऑफ नॉइस बना दिया, और नेचर से इंसान को दूर कर दिया. अब वो साउथ यॉर्कशायर की जो एक सॉलिस है उसको कंपेयर करता है उन हमिंग ड्रिफ्ट्स ऑफ लैंकास्टर के साथ. वो कहता है ये जो लैंकास्टर का शोर है ना, वो ये साउथ यॉर्कशायर की सॉलिस को, हार्मनी को एक्चुअली डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है, तो ही इज कंपेयरिंग the natural river of South Yorkshire with the industrial region and commercial region of Lancaster. ठीक है, and he is emphasis on the nature. ठीक है, beauty of nature, कि इंसान जो है उसको वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, सुकून उसको नेचर में मिलता है. ठीक है, till the world has been कैप्साइजिंग स्लोली. और वो कह रहा है वहां से हजूम इस तरह से आ रहा है कि जैसे वर्ल्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरटर्न हो रही है. एक्चुअली ही इज मतलब वो ना दरिया के किनारे खड़ा हुआ है, और जब हम दरिया के किनारे खड़े होते हैं तो हमें ऐसे लगता है दुनिया आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, कैप्साइजिंग स्लोली. एक्चुअली ही इज मतलब वो जब रिवर को देख रहा है, रिवर को देख के उसकी फीलिंग्स कैसी हैं एक्चुअली वो बता रहा है. ठीक है, सोलम टू स्टैंड. सोलम यहाँ पे वो कहता है कि सीक्रेट टू स्टैंड देयर इन पॉलन लाइट. पॉलन लाइट यहाँ पे ब्लड लाइक ट्विंकलिंग स्टार्स. ठीक है, पॉलन लाइट वो इस वजह से उसको कह रहा है. वो कह रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरटर्न हो रही है. और सोलम टू स्टैंड, और वो कह रहा है मैं ऐसे सीक्रेटली यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ देयर इन द पॉलन लाइट बेस डीप इन सैल्मन. सैल्मन एक्चुअली नेचर को पर्सोनिफाई कर रही है, सॉरी नेचर को सिंबलाइज कर रही है, पर्सोनिफाई नहीं कहेंगे हम इसको. स्विंग मैस्ड, यानी कि वो स्विंग मैस यानी कि पूरे के पूरे मैस के तौर पे वो जो वाइट सैल्मन हैं जो कि बहुत फैली हुई हैं, उनसे वो जो पोलन लाइट है वो एक्चुअली एलिमिनेट हो रही है एज फ्रॉम द हैंड ऑफ द गॉड. जैसे वो डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड हो, डिवाइन क्रिएशन ऑफ नेचर हो. देयर द बॉडी सेपरेटेड गोल्डन एंड इम्पेरिशेबल. और वहां पे उनकी बॉडी कैसी है, वो सेपरेटेड है, गोल्डन है और इम्पेरिशेबल है, यानी कि इमोर्टल है. अब जो है वो पहले तो रिवर की बात करता है, नेचुरल वर्ल्ड की बात करता है, उस नेचुरल वर्ल्ड के अंदर रहने वाली अब वो पहली क्रिएचर की बात करेगा. वो सैल्मन है, मैस ऑफ सैल्मन है जो वाइड स्प्रेड है और उसमें से लाइट आ रही है. अच्छा, यहाँ पे देखें वो जब बात करता है ना सेपरेटेड गोल्डन एंड इम्पेरिशेबल वर्ल्ड, एक्चुअली हियर लाइज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड द लाइट. जो कि वो इस जो है सैल्मन्स को देख के वो करता है. वो कहता है कि ये सेपरेटेड है, गोल्डन है, इम्पेरिशेबल है, शायद किसी इमोर्टल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं, फ्रॉम इट्स डाउटिंग थॉट. और शायद कोई उसकी डाउटिंग थॉट्स हैं. अ स्पिरिट बेकन लिट बाय द पावर ऑफ सैल्मन. वो कहता है मैं इससे कुछ डाउटिंग थॉट्स अभी रेज होती ही हैं कि एक स्पिरिट बीकन जो है, एक स्पिरिचुअल लाइट जो है, जो सैल्मन से स्पिरिट बीकन एक्चुअली वो सैल्मन को कह रहा है कि अचानक से एक स्पिरिट बीकन या एक स्पिरिचुअल लाइट जो है या एक ब्लिस जो है वो लिट बाय द पावर ऑफ सैल्मन. कि वो कहते हैं कि मैं कुछ शकूको शुबात में खोया हुआ होता हूँ कि अचानक से जो है एक स्पिरिचुअल ब्लिस होती है जो कि पावर ऑफ सैल्मन की वजह से जो है मेरे अंदर जाग जाती है. ठीक है, यानी कि उसकी इनर स्पिरिचुअलिटी जो है वो रेज होती है. एक्चुअली ये जो डाउटिंग थॉट्स हैं ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डाउटिंग थॉट्स हैं. जैसे मैंने कहा ना, हमें लगता है पैसा नहीं कमाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डिग्री भी ली और पैसा नहीं कमाया तो शायद मैं स्पॉयल हो जाऊंगी. स्पॉयल का वर्ड तो हमने अपनी जेब में रख के सिया हुआ है ना, कि मैं स्पॉयल हो जाऊंगी अगर मैंने पैसा नहीं कमाया. अच्छा, हमें लगता ही नहीं है घर में रह के हम स्पॉयल नहीं हो सकते. हमें लगता है घर की चार दीवारी मुझे स्पॉयल कर देगी. एक्चुअली गुमान ही ऐसा है तो फिर आगे यही होना है. जिन्होंने करना होता है बेटा वो घर के अंदर रह के बहुत कुछ कर लेते हैं. तो वो कहते हैं ये वो डाउटिंग थॉट्स हैं जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की हैं,
जो इंसान को परेशान करती हैं। एक्चुअली ये डाउटिंग थॉट्स वो इसी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड इंसान है ना, वो हर वक्त परेशान ही रहता है, प्लानिंग में डूबे हुए हैं, कल क्या होगा, किस तरह होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा। बच्चा अगर बेटा पैदा हो गया तो इंजीनियर भी बनाना है, बेटी पैदा हो गई तो फिर वो जी उसका दाखिला भी करवाना है, स्कूल में दाखिला करवाना है, महंगे वाले स्कूल में करवाना है, ब्रिटिश में करवाना है, पता नहीं क्या 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 क्या। तो क्या है कि ये सारी डाउटिंग थॉट्स हैं, लेकिन वो जो पार ऑफ सैलमन है उसकी वजह से उसके अंदर एक स्पिरिचुअल लाइट जाग जाती है, जिसकी वजह से ये सारी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो डाउटिंग थॉट्स हैं वो उसको ओवरकम कर देती हैं, और इस नेचुरल रिसोर्स की वजह से उसको एक सॉलेस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं।